नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, कोई 2500 साल पीछे, उस भारत में जहां आज के भारत की प्रशासनिक और आर्थिक नींव रखी जा रही थी। ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि हमारे आज का, हमारे वर्तमान का ब्लूप्रिंट है। आइए इस नींव को जरा और करीब से समझते हैं। कभी सोचा है कि आज से 2500 साल पहले यानी गौतम बुद्ध के समय में भारत का एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी कैसे चलती थी? क्या उस जमाने की व्यवस्था और आज के डिजिटल इंडिया के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम बात कर रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। इतिहासकार इसे सेकेंड अर्बनाइजेशन या द्वितीय शहरीकरण का दौर कहते हैं। गंगा के मैदानों में उस वक्त एक नई क्रांति हो रही थी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। ये एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, एक ज्यादा व्यवस्थित भारत के उदय का एक बहुत ही अहम मोड़ था। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं उस दौर की शासन व्यवस्था को। आप देखकर हैरान होंगे कि आज के आधुनिक भारत की प्रशासनिक जड़ें कितनी गहरी हैं और कितनी पुरानी। उस समय मुख्य रूप से दो तरह के गवर्नेंस सिस्टम थे। एक तरफ था राजतंत्र यानी मोनार्की, जैसा मगध जैसे बड़े राज्यों में था, और दूसरी तरफ थे गणसंघ यानी रिपब्लिक, जैसे कि वज्जी संघ। और दिलचस्प बात यह है कि आज का जो हमारा लोकतंत्र है, खास तौर पर हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम और पंचायती राज, उसकी जड़ें इन्हीं प्राचीन गणराज्यों में खोजी जा सकती हैं। इन गणराज्यों का दिल होता था संस्थागार। ये एक तरह का असेंबली हॉल था जहां सारे बड़े फैसले आम सहमति से यानी कंसेंसस से लिए जाते थे। इसे आप आज की संसद का एक शुरुआती रूप या प्रोटोटाइप कह सकते हैं। शासन की बात हो गई, अब जरा नजर डालते हैं उस दौर की इकोनॉमी पर। ट्रेड और कॉमर्स उस जमाने में कैसे काम करते थे? आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दौर की अर्थव्यवस्था कितनी ऑर्गेनाइज्ड थी। व्यापारियों के काफिलों को सार्थवाह कहते थे और उनके जो ट्रेड गिल्ड्स होते थे उन्हें श्रेणी कहा जाता था। ये श्रेणियां आप समझ लीजिए आज के चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की तरह थीं, जो ट्रेड और इंडस्ट्री के नियम तय करती थीं और उन्हें लागू भी करवाती थीं। करेंसी की बात करें तो चांदी के आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन्स चलन में थे। हाँ, आज हम यूपीआई और डिजिटल करेंसी के ज़माने में हैं, लेकिन बैंकिंग की जो बुनियाद है, जैसे कि लोन देना या ब्याज लेना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स उसी दौर में मजबूत हो रहे थे। अच्छा, एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ साथ उस दौर का समाज और टैक्स सिस्टम भी एक व्यवस्थित रूप ले रहा था। चलिए देखते हैं कैसे। बुद्ध के विचारों का समाज पर भी गहरा असर पड़ा। समाज जो था वो जन पर आधारित वर्ण व्यवस्था से हटकर कर्म पर आधारित यानी प्रोफेशनल ग्रुप्स, जिन्हें श्रेणी कहते थे, उनकी तरफ बढ़ रहा था। और इसी बदलाव से गृहपति नाम का एक नया मिडिल क्लास उभरा, जिसकी ताकत का सोर्स जमीन और व्यापार था। अब देखिए, किसी भी स्थिर राज्य को चलाने के लिए एक रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम तो चाहिए ही। उस समय बलि, भाग और शुल्क जैसे टैक्स स्टेट के इनकम के मेन सोर्स हुआ करते थे। इन्हीं से एडमिनिस्ट्रेशन और सेना का पूरा खर्च चलता था। इनमें से भाग सबसे जरूरी लैंड रेवेन्यू था। किसानों को अपनी फसल का 6वां हिस्सा यानी 1/6 पोर्शन राजा को टैक्स के रूप में देना होता था। सोचिए, ये एक स्टैंडर्ड रेट था जो दिखाता है कि टैक्स सिस्टम कितना व्यवस्थित और मानकीकृत था। अब बात करते हैं उस फिलॉसफी की जिसने इन गणराज्यों को इतना मजबूत बनाया, और ये ऐसे सिद्धांत हैं जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। बुद्ध ने किसी भी गणराज्य की सफलता के लिए 7 अपरिहार्य धर्म दिए, यानी 7 ऐसे नियम जो कभी नष्ट नहीं हो सकते। इनमें नियमित रूप से मिलना, मिलकर फैसले लेना, बड़ों का सम्मान करना और स्थापित परंपराओं को मानना जैसी बातें शामिल थीं। ये सिद्धांत आज भी किसी भी सफल टीम, ऑर्गेनाइजेशन या देश के लिए एक गाइड बुक की तरह हैं। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा कि हमारे आज के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जड़ें प्राचीन गण संघों में कितनी गहरी हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड और सिस्टमैटिक टैक्स कलेक्शन ने उस दौर की इकोनॉमी को ताकत दी। और सबसे जरूरी बात, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और कोऑपरेशन के सिद्धांत तब भी अहम थे और आज भी हैं। और अंत में एक सवाल, क्या आज के इस दौर में हम बुद्ध के बताए उन प्रशासनिक सिद्धांतों का सच में पालन कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।